नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे यूपी की, जहां राजनीतिक सरगर्मी अचानक बढ़ गई है। पंचायत चुनाव बीतते ही लखनऊ से अलकायदा के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी पर भी सियासी तीर चलाए जा रहे हैं। दरअसल कल ही लखनऊ के दुबग्गा इलाके से यूपी पुलिस और एटीएस की टीम ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। आतंकियों के पास से विस्फोटक, हथियार और अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। यूपी पुलिस का दावा है आतंकी राज्य में बड़ी घटना की साजिश रच रहे थे। आतंकियों के निशाने पर यूपी के कई शहर थे। यूपी पुलिस का दावा है आतंकी वारदातों के जरिए यूपी का सौहार्द बिगाड़ने की साजिश थी। आतंकियों के निशाने पर अयोध्या, मथुरा और वाराणसी भी थे। यूपी सरकार आतंकी साजिश नाकाम करने के लिए एटीएस की पीठ थपथपा रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस के दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है। अखिलेश ने आतंकियों की गिरफ्तारी पर कहा, उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, बीजेपी पर भरोसा नहीं है, यूपी सरकार पर भरोसा वो नहीं कर सकते। अखिलेश के बयान पर यूपी सरकार और बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने आरोप लगा दिया कि अखिलेश यादव सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल गिरा रहे हैं। बीजेपी ने ट्वीट कर कह दिया, अखिलेश तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। वो लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं, आतंकियों पर भरोसा करते हैं। क्योंकि इनकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो ये कहते थे कि हम अपने इन लोगों पर से मुकदमा उठाएंगे जिनको आतंकी मुकदमों में डाल दिया गया है जेल में, उनसे सहानुभूति रखते थे। तो ये सुरक्षा एजेंसियों पर कहां भरोसा करेंगे उत्तर प्रदेश की। लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत सतर्क हैं। हम सबको सुरक्षित रखने में उनका पूरा योगदान है। आज बहुत बड़ी साजिश को उत्तर प्रदेश में नाकाम किया है, आतंकी साजिश को नाकाम किया है। इसलिए आपको भी सुरक्षित किया है, हमें भी सुरक्षित किया है। प्रदेश की 23 करोड़ जनता को भी आतंकियों से सुरक्षित करने का काम हमारी एजेंसियों ने किया है। इसलिए इनका मनोबल तोड़ने का काम मत क्या कीजिए। उधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी एटीएस की कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठा दिए हैं। मायावती ने ट्वीट किया है, जरा वो भी सुन लीजिए क्या कह रही है मायावती। यूपी पुलिस का लखनऊ में आतंकी साजिश का भंडाफोड़ करने और इस मामले में गिरफ्तार 2 लोगों के तार अलकायदा से जुड़े होने का दावा अगर सही है तो ये गंभीर मामला है और उचित कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इसकी आड़ में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। यूपी चुनाव करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक क्यों बेखबर रही? ये वो सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। अतः सरकार ऐसी कोई कार्रवाई न करे जिससे जनता में बेचैनी और बढ़े। इस बीच विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव चल दिया है। समाजवादी पार्टी राज्य में मुफ्त बिजली और युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं जिनमें फ्री बिजली और नौकरी देने का दावा है, वादा है। यानी अखिलेश यादव अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और फ्री बिजली वाले फॉर्मूले से यूपी में चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, यह है वो होर्डिंग जो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगाए गए हैं। दरअसल आप जानते ही हैं, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पंजाब, उत्तराखंड और गोवा जैसे सभी चुनावी राज्यों में मुफ्त बिजली देने का वादा कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा है अगर इन राज्यों में सरकार बनी तो फ्री बिजली देंगे। इससे पहले दिल्ली में फ्री बिजली और फ्री पानी के दावे के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में 3 बार आ चुकी है। अब ऐसा लगता है बिल्कुल वही वादा, वही दाव अब अखिलेश यादव ने अपना लिया है। जरा एक बार देख लीजिए, हमारे सहयोगी अशोक तिवारी क्या दिखा रहे हैं, देखिए। उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा के चुनाव साल 2022 में हो, लेकिन चुनावी तैयारियां बहुत तेज दिखाई पड़ रही हैं। इस वक्त में समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश मुख्यालय है लखनऊ में, उसके ठीक बाहर मौजूद हूं और उसके ठीक बाहर लगी ये होर्डिंग इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल ये होर्डिंग समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाई गई है और उसमें एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो है और उसके अलावा मुलायम सिंह यादव की फोटो है और होर्डिंग के दूसरी तरफ जो अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव, उनकी तस्वीर लगाई गई है। और उसके अलावा उस होर्डिंग में लिखा गया है कि पूरे किए थे वादे, अब है नए इरादे। समाजवादी बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में 10
10 लाख युवाओं को नौकरी और उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में देंगे। इस तरह की वादा करते हुए ये होर्डिंग्स यहां पर लगाई गई है। नीचे अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम लिखा गया है। हालांकि पार्टी के एक वर्कर की तस्वीर भी इस होर्डिंग में नजर आ रही है। इस होर्डिंग के माध्यम से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता शायद ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अगली सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बनती है तो वो पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का एक बहुत बड़ा वादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस बाबत अभी समाजवादी पार्टी के किसी भी सीनियर लीडर का कोई बयान सामने नहीं आया है, ना ही इस बाबत कोई अधिकृत जानकारी पार्टी की तरफ से साझा की गई है। लेकिन इस तरह की होर्डिंग्स लगाने के पीछे का सबसे बड़ा मकसद शायद यही है कि आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो कम से कम जनता के बीच में एक नए लोक लुभावन वादे के साथ समाजवादी पार्टी उतरने वाली है। हालांकि पार्टी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा और उसमें जो कुछ भी वादे होंगे, संकल्प होंगे, उसको उसमें मेंशन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर लगी ये होर्डिंग अपने आप में कई तरह के राजनीतिक संदेश भी दे रही है और कोशिश इस बात की हो रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी न सिर्फ पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी बल्कि अलग अलग तरह के लोक लुभावन वादे भी होंगे। सबसे अहम बात यह है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पहले ही इस बात का ऐलान कर चुकी है कि वो छोटे दलों के साथ मिलकर गठबंधन करेंगे और विधानसभा के चुनाव में जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से अभी गठबंधन को लेकर कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन यह जरूर कहा जाता रहा है कि जो एक समान विचारधारा के लोग होंगे उनके साथ वो चुनावी मैदान में जा सकते हैं। बीजेपी पहले ही अपने सहयोगियों के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। लगातार जो उसकी बैठकें हैं वो देखी जा रही हैं और यानी अखिलेश यादव दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज हमारा सवाल, केजरीवाल के फॉर्मूले से यूपी जीतेंगे अखिलेश? और दूसरा, चुनाव से पहले यूपी में कहां से आए आतंकी जिन पर छिड़ी है राजनीतिक बहस? आज राष्ट्र की बात में बीजेपी से शलभ त्रिपाठी आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम के मीडिया एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। शोएब जमई आ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं और देश के मुसलमानों के लिए अक्सर आवाज उठाते आए हैं, सारे विवादित मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। संगीत रागी है मेरे साथ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस के विचारक हैं और राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष भी आ गए। आप सभी का स्वागत। मैं आपसे शुरू करूंगा शलभ त्रिपाठी। शलभ, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और बीएसपी मायावती दोनों आपके ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये चुनाव से पहले, ये क्या ये महज इत्तेफाक है कि चुनाव से पहले ये आतंकवादी लखनऊ में पैदा हो गए? आप समझ रहे हैं ना इशारा क्या है? देखिए मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सब अलग अलग विचारधाराओं से आ सकते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आ सकते हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम चुनाव के वक्त क्या इंतजार करें कि अगर कोई आतंकी घटना हो रही है, और अभी तो चुनाव 6-7 महीने बाद हैं, 8 महीने बाद हैं, तो क्या हम अगर चुनाव के इस पीरियड के दौरान कोई आतंकी कोई इनपुट मिलता है, कोई टेरर इनपुट मिलता है, तो क्या हमें इस बात को लेकर छोड़ देना चाहिए कि नहीं, हमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आने वाले टाइम में चुनाव उत्तर प्रदेश में? तो ये जो लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये क्षण ऐसा है कि ठीक है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमला करिए, हमारी आलोचना करिए, लेकिन ये जो गिरफ्तारियां की है भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है, ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने की है। और केवल उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी नहीं हुई है, बंगाल की एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, कुछ अन्य राज्यों में भी गिरफ्तारियां हुई हैं, सेंट्रल एजेंसीज भी इसमें लगी हुई हैं। और ऐसे में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सीरियल धमाके हुए थे बहन मायावती जी की सरकार में, और उस वक्त एजेंसियों ने कुछ हार्डकोर, कुछ बहुत खूंखार आतंकियों को गिरफ्तार किया था। हम उस वक्त अपोजिशन में थे, लेकिन हमने इस कार्रवाई का समर्थन किया। दुखद यह है कि मायावती जी की सरकार गई, अखिलेश जी की सरकार आई, अखिलेश जी की सरकार आते इन खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए गए, इनको जेल से छोड़ने की तैयारी कर ली गई। और उस दौरान उसको लेकर जब विरोध प्रदर्शन हुआ, तमाम चीजें हुई, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई है तो उन्हीं आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको सजा हुई है, उनके खिलाफ तमाम सारे प्रमाण थे, तमाम सारे सबूत थे। कहने का मतलब यह है कि बहुत बार ये होता आया उत्तर प्रदेश में, कोई नई बात नहीं है। देखिए शलभ, बड़ी सीधी सी बात है, आपकी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, यूपी पुलिस की पीठ थपथपाती है ये कहकर कि यहां अपराधी गले में तख्ती टांग कर घूमते हैं कि हमें जेल भेज दो हैं। और ऐसे में बताइए, जहां अपराधियों में खौफ है वहां आतंकी, अल-कायदा के आतंकी आपके यूपी की राजधानी में एक घर में रह रहे थे, विस्फोटक जुटा लिए उन्होंने,
बम बना लिए और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और आपने उनको लखनऊ में उनके घर से तब गिरफ्तार कर लिया जब उन्होंने सारी तैयारी कर ली। इसीलिए अखिलेश यादव और मायावती कह रहे हैं चुनाव से पहले हो रहा है ये सब, इसीलिए आपके इरादों पर हमें उन्हें शक है। देखिए, ये सवाल कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति उठाता तो मुझे शायद थोड़ा सा कम कष्ट होता, लेकिन आप एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे लगता है कि एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि ये गुड वर्क है या बैड वर्क है। सुरक्षा एजेंसियों के लोगों ने जिस तरह से काम किया, सुरक्षा एजेंसियों ने कोई बड़ी घटना नहीं होने दी। जो बरामदगी हुई है, देखिए अभी तो मामला कोर्ट में जाएगा ना, मानवाधिकार आयोग है, बहुत सारी स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो हमारे गुड वर्क यानी पुलिस के गुड वर्क को भी उसका आकलन करती है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं गुड वर्क, नहीं शलभ, मैं कह रहा हूं गुड वर्क, लेकिन वो लखनऊ में आ कैसे गए? अलकायदा के आतंकी पाकिस्तान से कनेक्शन, अलकायदा इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप है, उनके पास विस्फोटक कैसे आ गए? लखनऊ में वो यहां तक कैसे पहुंच गए कि उन्होंने घर में अड्डा बना लिया, हथियार जुटा लिए? ये तो चिंता की बात है, ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है, सरकार का फेलियर है, मानना पड़ेगा। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो आते नहीं तो पकड़े कैसे जाते? इतना कुछ सामान इकट्ठा नहीं किया था तो पकड़े कैसे जाते? और मुझे पता नहीं है, देखिए मैं तो अपने आप को मानता हूं कि इन्वेस्टिगेशन जो करती है टीमें, जो तमाम सारी आतंकवादी विरोधी दस्ते हैं, हम तो मानते हैं कि हम उसमें बिल्कुल जानकार नहीं है। ये उनका काम है, उनको पता है, उनकी एक्सपर्टाइज है। आप पत्रकारिता बहुत अच्छी कर सकते हैं, आप स्टूडियो की एक्सपर्टाइज आपको हो सकती है, लेकिन जो एजेंसियां इसमें काम कर रही होती है मानक, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। उनको पता होता है कि ऑपरेशन को कब मुकाम पर पहुंचाना है। हो सकता है कोई एक व्यक्ति आ गया हो, दूसरे व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो कि जब दूसरा व्यक्ति आए तब साथ में पकड़े। हो सकता है बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, और ये जो एजेंसियों के लोग होते हैं, सुरक्षा एजेंसियों के लोग, ये अपनी जान की कीमत दांव पर लगा करते हैं। मैं आपके चैनल पर कल देख रहा था कि कैसे एक एटीएस का जो हमारा बहादुर जाबाज है, कैसे वो विस्फोटक लेके हाथ में लेकर जा रहा है। आप किसी और व्यक्ति से कह दीजिए ना, तमाम सारे लोग जो बैठ के स्टूडियो में अभी ज्ञान देंगे, उनमें से किसी से कह दीजिए कि कहीं बम रखा हुआ है, उसके बाद वहां से रफू चक्कर ना हो जाए तो आप बताइएगा। लेकिन एक सुरक्षा एजेंसी का व्यक्ति आपकी और हमारी सलामती के लिए, और ये जो लोग बैठ के सुरक्षा एजेंसियों को गाली देंगे, इनकी जान की सलामती के लिए अपनी जान खतरे में डालकर इतना बहादुरी भरा काम करता है। और उसके बाद हम बैठ के जब परस्पर विरोधी मानसिकता की वजह से उनको कोसते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं, तो मुझे हैरानी होती है, क्योंकि हम तो मानते हैं कि गुड वर्क है। एक बड़ी घटना हो सकती थी, उसके पहले उन्होंने गिरफ्तारी की है, तमाम सारे सबूत इकट्ठा किए हैं, तो इसको तो गुड वर्क कहना चाहिए। बिल्कुल गुड वर्क है, बिल्कुल गुड वर्क है, बधाई होनी चाहिए। शोएब जमाई, बधाई दीजिए भाई शोएब जमाई। क्यों समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आप जैसे मुस्लिम धर्मगुरु या प्रवक्ता या स्कॉलर क्यों सवाल उठा रहे हैं चुनाव से पहले आतंकी कैसे आ गए? देखिए मानक जी, मेरी जो स्थिति ये है, हमारी तरफ से ये मानना है कि हम आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मेरी विचारधारा है। चाहे आतंकवाद वो हो जो तस्वीरें आप दिखाते हैं टीवी चैनलों में, वो चाहे वो आतंकवाद हो जो जामिया में गोपाल ने गोली चलाई थी, वो वाला आतंकवाद हो, चाहे महापंचायत करके मुसलमानों के नरसंहार करने के बाद कहने वाला आतंकवाद हो, या भाजपा के प्रवक्ताओं ने मुसलमानों को मारने के अधिकार के बारे में बात किया, वो भी आतंकवाद। तमाम आतंकवाद के केसेस पर हमारी और आपकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन चूंकि अभी एक चर्चा चल रहा है, तो इसमें 2-3 बिंदु मैं कहना चाहूंगा कि मुझे आप मानक जी बधाई दीजिए, और इस बात के लिए आपको मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा कि मैंने बहुत जबरदस्त भविष्यवाणी की थी कुछ दिन पहले। मैंने कहा था कि बस चुनाव आने दीजिए, देखिए पहले लव जिहाद का मुद्दा आएगा, फिर धर्मांतरण का आएगा, उसके बाद जो है आतंकवाद का मुद्दा आएगा, फिर अलकायदा आएगा, फिर ISIS आएगा, और 1 महीना आप और रुक जाइए, नाइजीरिया का बोको हरम भी आ जाएगा। तो मैंने जो भविष्यवाणी की उस राह पर बहुत बढ़िया से एकदम अच्छी स्क्रिप्ट और स्टोरी पर चल रहा है मामला। कभी आपको जरूरत पड़े अपना भविष्य दिखवाने के लिए तो शोएब जमाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शोएब जमाई, मैं आपको बहुत गंभीर इंसान मानता हूं, और मैं आपको यह भी मानता हूं कि आप एक इंडियन पासपोर्ट आपके पास होगा, हिंदुस्तान का वोटर ID कार्ड भी होगा, आधार कार्ड भी होगा। आपको एक हिंदुस्तानी मानता हूं मैं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको बिल्कुल हिचक नहीं होती है कहते हुए कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां एक स्क्रिप्ट के आधार पर फर्जी आतंकवादियों को पकड़ रही हैं? आपको बिल्कुल हिचक नहीं हुई है कहते हुए? जान पर खेलकर आतंकवादी जिनके पास विस्फोटक है उनको पकड़ रहे हैं हमारे सुरक्षा एजेंसी के, हमारे जवान, ATS के, यूपी पुलिस के, आप उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण बिंदु है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा 1 मिनट।
पहले तो ये है कि अभी रिसेंटली बहुत सारे केसेस आपने अखबारों में और मीडिया के जरिए से हम सुनने को मिला कि सैकड़ों ऐसे केस है जिसमें 12 साल, 14 साल, 15 साल जेल में रहने के बाद आमिर हो, सादिक हो, साजिद हो, इन सब को कोर्ट ने कह दिया कि भाई आपके ऊपर कोई आतंकवाद का केस सिद्ध नहीं हुआ, आप बाइज्जत बरी हो गए। इन लोगों के ऊपर आज से 10 साल पहले ऐसे ही मीडिया चैनलों में चलता था कि इतने आतंकवादी पकड़े गए, ऐसा फला फला फला। अब ये बाहर आके पूछ रहे हैं कि भाई मेरा क्या दोष था, 12 साल मुझे जेल में आप रखे, उसके बाद कहते हैं कि आप निर्दोष हो गए। मेरे 12 साल कौन वापस करेगा, आमिर के, सादिक के, और जो मेरी परिवार ने जो उसको सहा है इतने दिन, जो प्रताड़ना हुई, उसको कौन वापस करेगा? पॉइंट नंबर 1। थोड़ी जांच तो होने दीजिए, आपने तो पहले ही क्लीन चिट दे दिया। तो जांच होने दीजिए, सबूत देख लीजिए, आपको पता है क्या क्या सबूत है? मैं बता रहा हूं। देखिए एक बात, एक प्रोटोकॉल मैं भी जानता हूं कि जब कहीं बम यहां से पकड़ा जाता है, जैसे कल मैंने देखा तस्वीरों में, वीडियो में, कि प्रेशर कुकर लेकर के हमारे जाबाज जो जवान है वो निकल रहे, बहुत अच्छी बात। लेकिन प्रोटोकॉल होता है कि जहां कोई बम फटने का खतरा होता है ना सर, उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया। 500 मीटर दूरी तक कोई नहीं आ सकता अगर खतरा हो कि वो बम फटने का। सर बम, प्रेशर कुकर का जो बम है, तथाकथित बम, वो लेके जा रहा है और 1 मीटर के दूरी पर सारे लोग, भीड़, जबरदस्त भीड़ जो है लगी हुई, उनमें से किसी को डर नहीं लग रहा है कि इसमें प्रेशर कुकर का अगर बम फट गया तो ये सब। तो आपका आरोप ये है मीडिया को बुलाकर वहां पर रेड डाली गई, मीडिया को बुलाकर वहां पर रेड डाली गई, फर्जी रेड डाली गई। आप देखिए ना तस्वीर में, क्या उसको कॉर्डन ऑफ किया गया था? मीडिया के कैमरे और मीडिया के लोग वही मौजूद है सर, और 1 मीटर की दूरी पर वो हमारा जवान जो है वो लेके जा रहा है। सर इतनी जान की चिंता जवानों की और उनके पत्रकारों की होती ही, सारे लोग तो 500 मीटर पहले कॉर्डन ऑफ कर देते सर। क्यों बेवकूफ बनाते हैं सर? काहे को? हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, पब्लिक भी सब जानती है सर। छोड़िए ना, मजाक कर लीजिए, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने भी सोचा कि इंटरटेनमेंट होना ही चाहिए, अब चुनाव नजदीक है तो अच्छी बात है। धन्यवाद सर। पता नहीं, मतलब पब्लिक है, सब जानती है। संगीत रागी कुछ विचार हैं, उसके बाद आ रहा हूं आशुतोष। संगीत रागी देख रहे हैं आप, और बाकायदा तथ्यों के साथ शोएब जमई कह रहे हैं ये तो एक स्क्रिप्ट ऐसी है जिन पर उनको हंसी आ रही है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, क्योंकि मीडिया के कैमरे बुलाकर सिर्फ पब्लिक में ये संदेश देने के लिए कि आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा है, अगर योगी जी की सरकार चली गई तो उत्तर प्रदेश में आतंकवादी घर बना लेंगे, ये संदेश देने के लिए ये फर्जी रेड कराई गई है। संगीत रागी। जब 2004 का लोकसभा का चुनाव था, उससे पहले यूपीए यही कहती थी कि भाई टाडा ये सब हटा दीजिए क्योंकि इसमें मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। 2004 के बाद से 2014 10 साल सरकार यूपीए की रही और मुस्लिम परस्त वो सरकार थी जिसमें उसका प्रधानमंत्री खुल करके बोल रहे थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। इसके बावजूद कि देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम पर हो चुका था और 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन दिए जा चुके थे। लेकिन आप जरा अंदाजा लगाइए कि 10 साल के दरमियान जो पकड़े गए थे उसमें 93% जितने भी लॉकअप में बंद थे जो यूपीए सरकार के अंदर थे, ये सारे के सारे मुसलमान ही हैं। अब यदि टेररिज्म यदि मदरसे की टीचिंग और रेडिकल इस्लाम करेगा तो पकड़ा कोई और थोड़े जाएगा। आपके घरों में आपके मदरसे यदि टेररिस्ट पैदा करते हैं, और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये दुनिया का एक भी इस्लामिक कंट्री देखिए जहां पर इस्लाम के नाम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जहां पर ये मेजोरिटी में है वहां पर ये प्यूरिटन इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, जहां पर ये मेजोरिटी में नहीं है इनको सरिया के लिए लड़ना है, जहां पर सरिया नहीं है सरिया स्थापित करने के लिए लड़ना है। और उत्तर प्रदेश में ये कौन नहीं जानता है? कुछ दिन पहले हम लोग अलीगढ़ गए थे और अलीगढ़ में इंटेलेक्चुअल्स के बीच में बहुत खुल करके बात हुई थी और हमने कहा था कि पीएफआई के अड्डे यहाँ पर काम कर रहे हैं, आईएसआई के नेटवर्क यहाँ पर काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं संगीत रागी? योगी जी को 4.5 साल हो गए, योगी जी की नाक के नीचे कैसे काम कर रहे हैं? सरकार मानक जी जुना बजाने वाली सरकार है। मानक जी योगी जी की सरकार आती है और अलकायदा आ जाता है। वाह भाई वाह। मानक जी एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ट्रेनिंग आज के दिन में हो रही है, जो एक्सट्रीमिस्ट लोगों की ट्रेनिंग आजकल हो रही है, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वहीं का लोकल भी नेटवर्क बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है।
पर मैं ये कह रहा हूँ योगी जी की नाक के नीचे ये कैसे हो गया? संगीत रागी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। 4.5 साल हो गए योगी जी को। आपके मदरसे और आपके मस्जिदों में यदि इस प्रकार की रोज ट्रेनिंग हो रही है तो कितने दरों तक आप जाएंगे? जब तक आप उसकी रेडिकलाइजेशन के मूव को लोगे, जब तक आप मस्जिदों का नाम तब तक आप मदरसे और मस्जिदों में। शोएब जमाई एक सेकंड आपको मौका दे रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। ये महापंचायतें कर करके जो मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं, ये कौन सा आतंकवाद है? इसको आतंकवाद की श्रेणी में क्यों नहीं रखते आप? और शोएब जमाई एक सेकंड, आपकी बात हो गई, आपको दोबारा बोलने का मौका दूंगा। एक सेकंड रुक जाइए। संगीत रागी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद एक सेकंड आशुतोष बोलेंगे, फिर आऊंगा। एक सेकंड। आसिमानंद कौन से मदरसे में पढ़ा था बताओ? ये सब आश्रम। एक मिनट मौका दे रहा हूँ। देखिए मानक जी किसी भी धार्मिक स्थलों को, किसी भी आस्था को अगर आप आतंकवाद से जोड़ेंगे तो मैं आपत्ति दर्ज कराऊंगा। जब आप मदरसों में न्यूजीलैंड की मस्जिद में गोली चलाने वाला मुसलमान नहीं था। न्यूजीलैंड की मस्जिद में गोली चलाने एक एक करके, दर्शक समझ नहीं पाएगा क्या कह रहे हैं आप दोनों, एक एक करके। संगीत रागी बात पूरी करिए और मुद्दे पे आइए। संगीत रागी ये बताइए, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। योगी जी की नाक के नीचे अगर आप कह रहे हैं कि ये नेटवर्क चल रहे हैं रेडिकल्स के, कैसे चल रहे हैं? 4.5 साल हो गए आप तो योगी जी की सरकार को। देखिए, इसका एक ही उपाय है कि जो पुलिस एजेंसियां हैं वो सारे मुस्लिम इलाके में जाकर के और हमेशा वहां पर यही इन्वेस्टिगेशन करते रहें। आप क्या कारण है कि जो मुस्लिम बहुल एरिया है वही रेडिकलाइजेशन के केंद्र क्यों है? ये भी एक सवाल है। इस सवाल से आप इनकार नहीं कर सकते। और सिर्फ यही नहीं साहब, दुनिया का कोई आप देश ले लीजिए, जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है वहां के मदरसे रेडिकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रिया में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है। क्या ये भला है कि जो रेडिकल लाइन है? नहीं, संगीत रागी एक सेकंड, संगीत रागी एक सेकंड। आपकी सरकार, आपकी पार्टी, मतलब मेरा कहने का मतलब बीजेपी और संघ, सब ये कहते हैं, सुन तो लीजिए। अरे सर, ये संगीत रागी एक तो अनम्यूट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन से आपने म्यूट किया हुआ है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। एक तो जरा अनम्यूट कर लीजिए, संगीत रागी अनम्यूट कर लीजिए। अब जरा कुछ बोलिए। म्यूट ही रहने दीजिए, उनका म्यूट रहना ज्यादा अच्छा है देश के लिए। अरे ऐसे मत बोलिए भाई, तो दंगे हो जाएंगे देश में। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लोगों का अनम्यूट कर देना चाहिए और पूरे देश में अनम्यूट करिए। अरे नहीं जो दाढ़ी और काम करते हैं, क्योंकि ये दाढ़ी और छिला हुआ टोपी हम नहीं पहनते हैं, इसलिए हमारा अनम्यूट हो जाएंगे। और आपके बाप दादा जो है यहाँ आजकल प्रधानमंत्री जी की दाढ़ी। ओके आशुतोष, ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले अभी आतंकवादी पकड़े गए हैं। आपको याद होगा यूपी में अभी कुछ साल पहले भी इसी तरह की एक ऑपरेशन चलाया था एटीएस ने, यूपी पुलिस ने मिलकर, तब भी आतंकी पकड़े थे। तो इसमें इसे चुनाव से जोड़कर देखना अखिलेश का और मायावती का क्या सही है क्या आशुतोष? मानक, पहली बात तो मैं जो बात कहने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि हमारे कुछ साथियों को तकलीफ होगी, लेकिन मैं जरूर कहूंगा इस बात को। हाँ। और पहली बात यह कि जो प्रोफेसर संगीत रागी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, इसकी जितनी भर्त्सना होनी चाहिए उतनी भर्त्सना होनी चाहिए। आप किसी धर्म विशेष को आतंकवाद से जोड़ के जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं मदरसों और मस्जिदों में जिस तरीके से होता है, तो ये गलत है। इसकी निंदा मैं करता हूं और मैं किसी प्रोफेसर से इस भाषा की उम्मीद भी नहीं करता हूं। तो पहले वो एक प्रोफेसर है, तो प्रोफेसर के पद की जो गरिमा होती है उसको मेंटेन करना चाहिए। दूसरी बात, आतंकवाद में अगर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पकड़े गए ज्यादातर लोगों में से वो मुस्लिम तबके के लोग पाए जाते हैं। और लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे धर्मों में आतंकवादी नहीं होते हैं। और जो लोग पकड़े गए थे मालेगांव ब्लास्ट में, वो किस धर्म के थे मैं उसमें नहीं जानना चाहता। गांधी जी की हत्या किसने की थी, उसका कौन सा धर्म था, ये मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। जहां तक ये जो मौजूदा घटनाक्रम है लखनऊ का, इसमें एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं शोएब जमाई साहब से भी ये कहूंगा कि और अखिलेश यादव से भी और मायावती से भी कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर अगर दो लोग पकड़े गए हैं और उनके ऊपर अलकायदा का अगर आरोप लग रहा है तो ये गंभीर सवाल है। और इस गंभीर सवाल में ना तो उनको कूदना चाहिए जो जिन्होंने पकड़े जाने के फौरन बाद ये कह दिया कि देखिए मुसलमान तो आतंकवादी ही होते हैं, देखिए अलकायदा पकड़ा गया, और ना ही वो लोग सही हैं जो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए तो चुनाव के पहले इस तरीके का ठंडा कर दिया गया है। मैं दोनों ही भाषणों को
दोनों ही तबकों की इस भाषा से मैं पूरी तरीके से इनकार करता हूं और मैं दोनों ही अपने तरीके से गलत है। मतलब पुष्टिकरण हुआ ना, पुष्टिकरण हुआ ना। बिल्कुल, मैं एक पत्रकार हूं, मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं जिसके आधार पर मैं कह सकूं कि आतंकवादी नहीं थे, और मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं जिसके आधार पर मैं कह दूं कि आतंकवादी हैं। अभी इनको अदालत में पेश किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद ही सारी बात सामने आएगी। एग्जैक्टली। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि धर्म के आधार पे किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समुदाय को आप आतंकवादी घोषित करेंगे तो गलत है। लेकिन जो लोग ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, वो शायद भूल गए हैं कि मालेगांव में जो 12 साल तक जेल में रहने के बाद जो निर्दोष बाहर निकले थे, कौन सी सरकार थी जिसने उनको गिरफ्तार किया था? वो कौन लोग थे जिन्होंने गिरफ्तार किया था? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे? क्या उनके जमाने में कुछ सुरक्षा थी? तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है। और दिक्कत क्या होती है कि हमारे देश में, और जिनको प्रोफेसर संगीत रागी रेडिकलाइज, मुझे तो संगीत रागी रेडिकलाइज नजर आते हैं। जिस भाषा का इस्तेमाल हरियाणा में हो रहा है और खुलेआम जिस तरीके से मुसलमानों को मारने की बात की जा रही है, उनमें किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। वो कौन लोग हैं? वो आतंकवाद नहीं फैला रहे। संगीत रागी रिस्पॉन्ड करिए, नहीं फैला रहे। संगीत रागी रिस्पॉन्ड करिए। रागी खुद अपने आप में एक रेडिकल है। पत्रकार हैं आशुतोष, मानक एक बायस पत्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और RSS के खिलाफ बदबू का एक प्रचार करने के पत्रकार हैं, इसलिए इनको निष्पक्ष पत्रकार कहना सबसे पहले बंद करना चाहिए। यहाँ करके सिर्फ और विस्मरण करते हैं। आप जरा डेटा के आधार पर देखिए कि दुनिया में इस्लाम आतंकवाद का पर्याय हो चुका है या नहीं हो चुका है। आपकी गंदगी, आपकी मानसिकता झलकाती है, इस बात पर नहीं आप करेंगे। आप एक व्यक्ति यदि हिंदू समाज से हो जाता है तो उस दिन जाकर आशुतोष जो है रोज डंका पीसते हैं, सत्यहिंदी.com असत्य हिंदी का प्रचार करना शुरू कर देता है। और यदि दुनिया में आतंकवाद का यदि 93% यदि पार्टी एक इस्लाम है तो उसको बोलने में आपको शर्म आती है। आप ये कभी नहीं हिम्मत कर सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि एक धर्म जो है इसी प्रकार का प्रचार कर सकता है, उसकी टीचिंग से इस प्रकार की चीजें निकलती है। आप में हिम्मत नहीं है क्योंकि यू आर ए बायस्ड पर्सन, यू आर ए बायस्ड जर्नलिस्ट, you have no sense of respect for independent journalism at all. I accuse you, Mr. Ashutosh, you are a biased journalist. मानक, हाँ आशुतोष, ओके बोलिए आशुतोष। उसके बाद जा रहा हूँ शलभ मणि के पास, और अनुराग भदौरिया भी आ रहे हैं। बोलिए। ये जो संगीत रागी ने जो अभी बातें की हैं, इसको रिकॉर्ड करके संगीत रागी को खुद सुनना चाहिए और खुद तय करना चाहिए कि जिस भाषा और जिस तेवर में बात कर रहे हैं वो कोई रेडिकल आदमी बात कर रहा है या बहुत समझदार प्रोफेसर बात कर रहा है। कौन सा रेडिकल बात है? कौन सा रेडिकल बात है? इसमें कौन सी रेडिकल बात है जो दुनिया में लिखा नहीं गया है? ये चीजें आपने पढ़ा है? इस्लाम के बारे में किताबें, पॉलिटिकल इस्लाम के बारे में पढ़ा है? कितनी किताबें पढ़ी है आपने? RSS पर लिखा है, हम जानते हैं कि क्या आपने लिखा है। हम ही बहस कर लेते हैं आपसे, छोड़ दीजिए ये डिबेट हमारे और आपके बीच में। ओके ऑल राइट, नो वन सेकंड, ओके देखा है आपको। मानक संगीत रागी जी को ये जो क्लिपिंग इनको दे दीजिएगा और कहिएगा जो चेहरा आपका इस वक्त बिगड़ा हुआ है वो किसी रेडिकल का है या किसी समझदार प्रोफेसर का है। कोई रेडिकल नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप एक बायस पत्रकार हैं। आपका विश्वमन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रोज शाम को एक असत्य हिंदी.com से चलाने का है। चूंकि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट आप बोलने के आदी हो चुके हैं, इसलिए आप सारा ये कितना भी मुंह छुपाने से ये ऐसा नहीं है कि ओके नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं, अगले टॉपिक पे जा रहा हूं। अभी हमें फ्री बिजली की भी बात करनी है क्योंकि अखिलेश यादव मेरे लिए अगले चुनाव में जो कि यूपी में आने वाला है। एक सेंटेंस हाँ। संगीत रागी के इन बयानों को सुनकर मेरा मन प्रफुल्लित हुआ है और मुझे मनोरंजन हुआ है और मैं चाहूंगा कि दोबारा अपना वीडियो देखेंगे, इनका भी मनोरंजन होगा। ओके ऑल राइट, अब मैं अगले टॉपिक पे जा रहा हूं। अखिलेश यादव अगले चुनाव से पहले यूपी में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर रहे हैं। जरा वो तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। और अनुराग भदौरिया आ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, अनुराग भदौरिया आने वाले हैं। हालांकि अखिलेश और मायावती ने आतंकवादी जो 2 पकड़े गए हैं उस पर बयान तो दे दिया, लेकिन उस पर बहस नहीं करना चाहते। यह भी मैं अपने दर्शकों को साफ साफ बता दूं, पता रहना चाहिए। अनुराग भदौरिया आ रहे हैं क्योंकि मुझे फ्री बिजली पर बात करनी है। शलभ मणि त्रिपाठी, पहले आपके पास आ रहा हूं, एक कमेंट करिएगा। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लग गए, 300 यूनिट फ्री बिजली। आप तैयार हैं क्या? चुनाव में दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी ने किया था
उसी तरह से फ्री बिजली का वादा है यूपी में। आपके लिए चुनौती बड़ी है शलभ मणि त्रिपाठी? मानक जी, एक बार मैं जो पुराना विषय जिस पे बात हो रही थी, मैं थोड़ी अपनी बात रखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी को लेकर और सरकार को लेकर कही गई है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए, सभी धर्मों का सम्मान है, हम सब सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, ये एक बहुत ही आइडियल अप्रोच है। लेकिन क्या ये एक हिपोक्रेसी वाला अप्रोच नहीं है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी समझदार होते हुए बच्चे की आंखों को बंद करके उसके कान में जब बोलते हैं आतंकवाद, तो उसके सामने कौन सी तस्वीर उभरती है, ये सबको पता है। यहाँ जितने विद्वान बैठे हैं सभी को पता है, मुझे किसी धर्म का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आज अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, आज सीरिया में क्या हो रहा है, या तमाम जो इलाके हैं पूरी दुनिया के जो तबाह हैं, चाहे वो लंदन हो, चाहे दुनिया भर के जो इलाके हैं, वो किससे तबाह हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको लेके हिपोक्रेसी नहीं दिखाना है। अगर आप हिपोक्रेसी दिखाएंगे तो समस्या से लड़ेंगे कैसे? दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब ये टारगेट होते हैं, वो टारगेट होते हैं, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जब आतंक विरोधी कोई कानून आता है तो उसके खिलाफ में कौन खड़ा होता है? आतंक विरोधी कानून में कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं लिखा होता ना। लेकिन जैसे ही आतंक विरोधी कानून का नाम आता है, कोई एक कौम खड़ी होती है। क्यों खड़ी होती है साहब? जैसे ही धर्म परिवर्तन कानून आता है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं लिखा होता, एक ही धर्म क्यों खड़ा होता है? जैसे ही जनसंख्या को लेकर बात आती है कि साहब इस पे कानून आना चाहिए, कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं लिखा होता, एक ही कम्युनिटी क्यों खड़ी होती है? और मैं तो सिर्फ बड़ा विनम्रतापूर्वक पूछना चाहूंगा कि जाकिर मूसा के जनाजे में 2 लाख की भीड़ जब इकट्ठा होती है, कौन लोग होते हैं? बुरहान वानी, जो गद्दार, जो कायर, जिसने केएन राय, एक बहादुर जाबाज अफसर की हत्या की, उसके जनाजे में अगर 2.5 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, वो कौन लोग होते हैं? अफजल गुरु को बचाने के लिए रात में दस्तखत करने के लिए इकट्ठा जब लोग होते हैं, वो कौन लोग होते हैं? और ऐसे लोगों को अगर आप गद्दार कहेंगे तो किसी को बुरा क्यों लगेगा साहब? आप इसी हिंदुस्तान में रहते हैं, इसी हिंदुस्तान में सुरक्षा एजेंसियां अपनी जान पे खेलकर आपकी रक्षा करती हैं, और आप उनके खिलाफ जाके जो लोग बुरहान वानी के जनाजे में इकट्ठा हो रहे हैं, जाकिर मूसा के जनाजे में इकट्ठा हो रहे हैं, आप उनके पक्ष में कुछ, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोलते। मुझे एक ट्वीट दिखा दीजिए, ये जो शो कॉल्ड सेकुलर जो लोग हैं या जो मुस्लिम स्कॉलर हैं जिन्होंने बुरहान वानी के खिलाफ कुछ बोला हो, जो कश्मीर में जाके आतंकवाद के खिलाफ कुछ करके आए हो, एक शब्द नहीं बोलते, और फिर आप कहते हैं कि नहीं साहब हम किसी धर्म के बारे में नहीं बोलेंगे। तो ये हिपोक्रेसी इस देश में आशुतोष बोलिए, आशुतोष आपको हिपोक्रेट कह रहे हैं शलभ मणि त्रिपाठी कि कौन क्या कर रहा है। और मैं आपको मानक जी एक सवाल जो आपका बार बार एक 5 सेकंड मानक जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसीलिए सीरियल ब्लास्ट नहीं हुए, ये फर्क है। वरना उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार में सीरियल धमाके हुए और आतंकवादियों को अखिलेश जी की सरकार में छोड़ा गया, लेकिन योगी जी की सरकार में चमड़ी उधेड़कर रख दी जाएगी। ये कान खोलकर सबको सुन लेना चाहिए। आतंकवादी यहां आएंगे तो उनका पर्याप्त इलाज होगा, माकूल इलाज होगा। सीएए के प्रोटेस्ट में भी आपने देखा था, और तमाम सारे अपराधियों के साथ हम जो कर रहे हैं वही इलाज होगा। इसलिए योगी जी की सरकार में पकड़े जाते हैं, धमाके नहीं कर पाते। ओके आशुतोष बोलिए, हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं आशुतोष आप ये मानने को तैयार नहीं है कि जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं 93% 95% वो एक ही धर्म के होते हैं? आशुतोष, मैं कतई ये मानने को तैयार नहीं कि शलभ का इशारा मेरी तरफ था। वो किसकी तरफ इशारा है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, और मैं शलभ की इस राय से पूरी तरीके से सहमत हूं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, और हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। मुझे तकलीफ शलभ के बयानों से नहीं है, मुझे तकलीफ जो प्रोफेसर साहब से है, जो आपके चैनल पर आके खुलेआम सांप्रदायिकता को फैला रहे हैं और एक धर्म विशेष को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। आप डक कर रहे हैं, आप डक कर रहे हैं। शलभ मणि त्रिपाठी ने आप ही के ऊपर निशाना लगाया है। उन्होंने ना एक सेकंड बैठे हैं, अभी पूछ लेता हूं। बता दीजिए भाई, शलभ मणि त्रिपाठी आपके पुराने गुरु हैं और प्लीज नेशनल टीवी पर हैं। अब आशुतोष आपके गुरु नहीं है, पुराने गुरु हैं। आशुतोष अपनी भूमिका में है, आप अपनी भूमिका में हैं, ईमानदारी से बता दीजिए। नहीं, मेरा कोई निशाना देखिए किसी पर नहीं। मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूं कि जो लोग ठीक है सभी धर्मों के सम्मान करने की बात कहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, समझदार होते बच्चे की आंख बंद करके उसके कान में कहिए टेररिज्म, तो उसके चेहरे में कौन सी तस्वीर उभरती है। आशुतोष बोलिए, आशुतोष बोलिए, इसलिए सच बोलिए। हिपोक्रेसी दिखाने की आवश्यकता किसी नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन आतंकवाद इस्लामिक हो चुका है। मैंने इसलिए कहा था, मानक मैं जानता हूं कि ये डिबेट मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरीके से अवगत हूं कि वो सारे लोग जो बटला हाउस में कह रहे थे कि ये फर्जी एनकाउंटर है, वो गलत थे। जो बुरहान वानी के मारे जाने पर जिनको तकलीफ हो रही थी वो लोग गलत थे।
और ऐसा हर व्यक्ति जो आतंकवाद को जस्टिफाई करता है, चाहे वो असीमानंद हो, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे वो अलकायदा का कोई आतंकवादी हो, जो जस्टिफाई करता है, और वो भी गलत है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है। लेकिन मैं एक बात पूरी शिद्दत के साथ कहना चाहता हूं कि किसी धर्म को आप आतंकवाद से जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे तो यह सिद्धांततः गलत है, भारत के संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ करने का काम है। और मैं संगीत रागी जैसे लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूं कि दिल से प्रोफेसर हैं, लेकिन टीवी पे आना है तो हमको ऐसी बातें कहनी ताकि एक धर्म विषय से खिलाफ नफरत, ये गलत कर रहे हैं। और ये गलत, अगर मैंने पहले कहा, लखनऊ में जो लोग पकड़े गए हैं, मैं पहले से प्री जज नहीं करूंगा कि आतंकवाद। संगीत रागी रिस्पॉन्ड करिए, उसके बाद अगले मुद्दे पर जा रहा हूं। अनुराग भदौरिया आने वाले हैं। संगीत रागी बोलिए। मानक इस देश के इंटेलेक्चुअल की हिपोक्रेसी यही है, वो सब कहेंगे कि सारे धर्म एक समान है। एक धर्म कहता है कि गौ शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति, पूरा दुनिया की एक शांति हो। दूसरा कहता है कि जो काफिर है उसकी हत्या करो, और इसके बावजूद भी हमारे इंटेलेक्चुअल आशुतोष जैसे ढोंगी पत्रकार ये कहते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो निष्पक्षता का आवरण ओढ़े, कहेंगे कि वाह सारे धर्म एक समान है। अरे भाई, सारे धर्म एक समान होते हैं तो सारे धर्मों के आतंकवादी निकलते। कश्मीर से 3.5 लाख हिंदू भगा दिए गए थे, उनके हाथों में बंदूक होना चाहिए था। लेकिन चूंकि उनका धर्म उनके इसकी शिक्षा नहीं देता है, आशुतोष, आप बहुत बड़े ढोंगीपन कर रहे हैं यदि आप उसकी सच्चाई को नहीं। एक डोमिनेंट नेचर कैसे होता है आशुतोष? आप तो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। बस 10 सेकेंड। प्लेटो ने यही कहा था ना, तीनों इंस्टिंक्ट है, रीजन भी है, एपेटाइट भी है, करेज भी है, लेकिन जो एलिमेंट डोमिनेट करता है उससे कैरेक्टर उसका डिसाइड होता है। वही डोमिनेंट स्ट्रीम उसका नेचर पैदा करता है। तो जो वायलेंस इज द डोमिनेंट नेचर दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम द थियोलॉजी ऑफ ए पर्टिकुलर। ओके, ऑलराइट, ये नेवर एंडिंग डिबेट है, कभी खत्म नहीं होगी। अगले मुद्दे पर जा रहा हूं। एक बार जरा तस्वीरें दिखा देता हूं। समाजवादी पार्टी लखनऊ ऑफिस के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं जिनमें वादा किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरियां और 300 यूनिट फ्री बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में देंगे। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के फ्री बिजली फ्री पानी वाले मॉडल की याद आ गई है। क्या यूपी का चुनाव भी इस बार फ्री बिजली फ्री पानी पे लड़ा जाएगा? अनुराग भदौरिया आ गए समाजवादी पार्टी से। अनुराग भदौरिया, ऐसा लग रहा है आपको भी अरविंद केजरीवाल का मॉडल भा गया और आपको अब यही लग रहा है एकमात्र तरीका है योगी को हराने का उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली। देखिए, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही सामाजिक न्याय और समाज के विकास की बात करते हैं। हम जब सरकार में थे और सरकार के काम आज भी डंके की चोट पे गिनाते हैं, उसमें आप ही कई बार चिल्लाने लगते हो। अनुराग भदौरिया, आप आते ही एक्सप्रेस वे गिनाने लगते हो, आते ही मेट्रो बताने लगते हो, आते ही आप 1090 बताने लगते हो, आते ही आप 100 गिनाने लगते हो, आते ही आप यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो आपने बनाए थे वो गिनाने लगते हो। तो हम गिनाने लगते हैं चूंकि हमने काम किया है। अब जब हमें, चूंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 2017 का घोषणा पत्र देख लीजिए, जो उन्होंने घोषणा की थी कि हम आएंगे यहाँ पे 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, अभी तक तो उन्होंने कोई रोजगार दिया नहीं। उन्होंने कहा था हम आएंगे तो किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी। दुगनी तो छोड़ो, किसान धरने पे बैठा है, 700 किसानों की मौतें हो गई। तो ये लिखते थे कि हम आएंगे तो किसानों को तंग करेंगे, परेशान करेंगे, किसान मजबूर हो जाएंगे, धरने पे बैठेंगे, उनकी मौतें होंगी। ऐसा उनको घोषणा पत्र में लिखना चाहिए था। उनको घोषणा पत्र में लिखना चाहिए था कि हम आएंगे, रोजगार देंगे नहीं, आपको तंग कर देंगे, रोजगार में बेरोजगारी से आपको आत्महत्या करने पे मजबूर कर देंगे। ये हमारा घोषणा पत्र। उनको घोषणा पत्र में लिखना चाहिए था कि हम महंगाई कम नहीं करेंगे या डीजल पेट्रोल की कीमत हम 100 के पार कर देंगे जब तक कि आपकी नाक दम ना हो जाए, जब तक आपका घर परिवार बिखर ना जाए, टूट ना जाए, जब तक आपका पूरा समाज में आप अपमानित नहीं हो जाए, तब तक हम यहाँ पे महंगाई बढ़ाते रहेंगे। और जब तक आप आत्महत्या नहीं कर लो तब तक हम आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं। ऐसा उनको घोषणा पत्र में लिखना चाहिए था। तो जो वो कहते हैं वो करते नहीं है। समाजवादी जो कहती है वो समाजवादी करती है। ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है अच्छी तरह से कि समाजवादियों का काम बोलता है। समाजवादी ने जब जब काम की बात की है उत्तर प्रदेश में काम करके दिखाया है। अनुराग, पैसा कहां से आएगा ये 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए पूरे यूपी में? देखिए, वो उसकी आप चिंता मत करो। सरकार उसका सिस्टम और उसका अरेंजमेंट करना जानती है। पहले जब हम एक्सप्रेस वे बनाने की बात कर रहे थे तब भी यही सवाल पूछते थे पत्रकार भाई कि कहां से एक्सप्रेस वे बनाने का पैसा ले आओगे। हम मेट्रो बनाने की बात करते थे, कहते उत्तर प्रदेश में तो पैसा नहीं है, मेट्रो कहां से बना दोगे आप। जब हम लैपटॉप देने की बात करते थे, जो बीजेपी की सरकार ने वादा किया था, अभी तक लैपटॉप दिया नहीं, लेकिन समाजवादी ने लैपटॉप दिया था। अनुराग, यही सवाल था। अनुराग, हम तो आप पर आरोप ये लग रहा है कि अब आप डेस्परेट हो गए हैं, अब आपको योगी को, बीजेपी को यूपी में हराने का और कोई तरीका रास्ता नजर नहीं आ रहा, इसीलिए अब आपने फ्री बिजली का रास्ता अपना लिया है और कुछ तरीका बचा ही नहीं अब।
देखिए, हमने हमेशा, मैंने कहा, समाज के विकास की बात की है। भारतीय जनता पार्टी तो गड्ढा मुक्त करने की बात की थी, अब तो 4.5 साल हो गए, गड्ढा मुक्त तो छोड़ो, यही नहीं पता चला गड्ढे में रहोगे कि रोड में गड्ढा है, यही खोजे पता नहीं चल रहा है। तो इन्होंने जो वादा किया उसमें कौन सा पूरा किया ये बता दें मुझे। और समाजवादी तो अपने वादों पे पूरा उतरती है। हम तो समाज के विकास की बात कर रहे हैं, समाज के न्याय की बात कर रहे हैं। संगीत रागी, हम कह रहे हैं हम आएंगे तो हम रोजगार देंगे, हाँ। तो रोजगार देने की बात कर रहे हैं। संगीत रागी, शलभमणि त्रिपाठी अभी आ रहे हैं। संगीत रागी, क्या दिक्कत है भाई? हर सरकार देती है फ्रीबीज, कहीं बिजली, कहीं सब्सिडी, कहीं कुछ। आपकी सरकार भी इतना कुछ दे रही है फ्री में। अगर अखिलेश यादव भी वादा कर रहे हैं, क्या गलत है इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको वादा करने में कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है एक आंकड़ा भी उन लोगों को देना चाहिए कि वो कैसे करेंगे। आशुतोष जी भी एक पार्टी के एक समय प्रवक्ता हुआ करते थे और आशुतोष जी भारतीय जनता पार्टी के गेट को तोड़ करके कूदना चाहते थे। नियम कायदे कानून उस समय इन्होंने अपने ऊपर नहीं लागू किया था। तब इनके एक, अरे आप राष्ट्र की बात करो ना, कहाँ चक्कर में पड़ गए? नहीं, सुना, संगीत रागी जी, गलत बात है। आप हरा कुर्ता, आप तो यार इस्लाम के पर्याय हो। जनता महंगाई बेरोजगारी से मर रही है। अनुराग दर्शक समझ नहीं पाता है। सिर्फ संगीत रागी बोलेंगे, सिर्फ संगीत रागी बोलेंगे, ऐसे दर्शक समझ नहीं पाता है। अनुराग रुक जाएंगे एक एक करके। हाँ, संगीत रागी बोलिए। देखिए मानक जी, चाहे कोई भी पार्टी करती हो, मेरा तो ये अपने मानना है एक प्रकार का ये राजनीतिक अपराध है। कोई भी पार्टी करती हो, कायदे से आपको पॉलिसी की बात करना चाहिए। ये जो है ना कि हम आपको टेलीविजन दे देंगे, हम आपको लैपटॉप दे देंगे, हम आपको बिजली फ्री कर देंगे, ये सारी चीजें अपराध। और वो जो किसानों को हर साल किसानों को 6,000 रुपया दे देंगे, वो भी मैं ये कह रहा हूं, आप पॉलिसी बनाइए। आप उनको सब्सिडाइज बीज देने की बात कीजिए, आप उनको सब्सिडाइज खाद देने की बात कीजिए, आप उनको सब्सिडाइज बिजली देने की बात कीजिए, आप उनको सब्सिडाइज वाटर देने की बात कीजिए, आप उनके जो टैक्स, आप उनके जो रेट लगते हैं वो कम सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का ये चला है, साउथ इंडिया से चला है ये। ओके अनुराग, इसके बाद आशुतोष के पास जाऊंगा। अनुराग, ईमानदारी से देखिए, ईमानदारी से संगीत रागी ने कहा है कि जो भी पार्टी दे रही है फ्री में वो राजनीतिक अपराध है, इसीलिए आप चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक अपराध कर रहे हैं। देखिए, वो चूंकि इसलिए बोलेंगे, उनकी मजबूरी है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के वो असिस्टेंट है एक तरह से, क्योंकि आरएसएस को असिस्टेंट ही माना जाता है, या कुछ भी समझ लो, एक ही उन्हीं के सपोर्ट के लिए रहते हैं ना। बीजेपी गलत करेगी तो गलत, सही करेगी तो सही। अरे अनुराग एक सेकंड, अरे वो बीजेपी वाले सारे आरएसएस को मां कहते हैं भाई, असिस्टेंट मत बोलिए। अच्छा चलिए, मां ही समझ लो, हम तो असिस्टेंट मानते हैं, क्योंकि ये पीछे रहते हैं, आगे आने की इनकी हिम्मत ही नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ है। ये अकेले में हाथ जोड़ के माफी भी मांग लेते हैं। लेकिन हम तो कम से कम बीजेपी वाले ठीक है, सामने लड़ते तो हैं। आइए, पीछे से देश का नुकसान अगर कोई करता है तो आरएसएस करती है ना, पीछे से करना तो कुछ है नहीं। अगर हिम्मत है तो सामने आओ, राष्ट्र की बात करो, राष्ट्र का काम करो, राष्ट्र की आवाज उठाओ। तो पीछे कहां खड़े रहते हो? पीछे तो डरपोक लोग खड़े होते हैं, आगे खड़े होते हैं, जो लोग वार में खड़े होते हैं आगे खड़े होते हैं और सीने पे गोली खाने की हिम्मत रखते हैं। अच्छा, मतलब आपकी चुनौती, अनुराग आपकी चुनौती संगीत रागी को यह है कि अगर ये राजनीतिक अपराध है तो संघ से कहिए बीजेपी सरकारें सारा का सारा फ्रीबीज जो दे रही हैं वो बंद कर दें। वही मैं कहने वाला था कि भारतीय जनता पार्टी सुबह से लेकर शाम तक 20 लाख करोड़ कितना चाहिए बताओ, 10 लाख करोड़ फ्री में कितना चाहिए बताओ। जो मन से खड़े होकर चिल्लाते हो 10 लाख 20 लाख 30 लाख करोड़, ये कहां से आता है? ये भाई नहीं बीजेपी के दफ्तर में पैदा होता है क्या? 20 लाख 10 लाख करोड़ 30 लाख करोड़ जो फ्री में बांटने के लिए तैयार रहते हो। अगर कह रहे हैं कि हम जनता की, जो गरीब जनता परेशान है, उनको हम मदद के लिए अगर हम ओके, शलभमणि त्रिपाठी आ गए। शलभ जवाब दे रहे हैं आपका, अनुराग शलभ आपका जवाब दे रहे हैं, शलभमणि त्रिपाठी आ गए। शलभ, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं आपने अपने वादे पूरे नहीं किए, इसीलिए अब समाजवादी पार्टी को वो करना पड़ रहा है। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे, पहली कैबिनेट मीटिंग में हस्ताक्षर करेंगे इस फैसले पर। शलभ, इनसे पूछो। बहुत देर से देखिए मैंने भी बोलना शुरू नहीं किया कि जो अनुराग है बेचैन हो गया। हाँ, बोलिए। मैं बस एक निवेदन करूंगा, मेरे शायद कनेक्शन शायद कट गया था, तो बहुत कुछ ये बोल रहे थे, मुझे सिर्फ 20-25 सेकंड दे दीजिएगा। देखिए, आपने वो देखा ना, शहरों में एक मेला लगता है, मेला, और उस मेला में लिखा जाता है कि आइए 10 का माल जो है 2 में पाइए, 10 का माल 2 में पाइए। तो दरअसल समाजवादी पार्टी उस मोड़ में पहुंच गई है कि आइए 300 यूनिट बिजली फ्री पाइए, इतना रोजगार पाइए। अरे साहब,
ये वही लोग है ना जो 5 घंटा बिजली दे, अरे सुन लो अनुराग, सुन लो भैया, 5 घंटा बिजली शहर में नहीं दे पाते थे। ये वही लोग हैं जिनके टाइम में उत्तर प्रदेश में दंगे किस लिए होते थे, तमाम पावर स्टेशन फूंक दिए जाते थे, आगजनी हो जाती थी इस बात को लेकर कि भैया बिजली नहीं आ रही है। अरे सुन लो, अनुराग बोलने दीजिए, जो भी समझता है कि झूठ बोला जा रहा है। अनुराग बोलने दीजिए, मैं दूंगा आपको मौका दूंगा। हाँ देखिए, मुझे पता नहीं, भाई मेरा हरा कुर्ता पहन के दिन भर जो है बेचारा आतंकवादियों के चरणों में लौटता है, उधर मुख्तार अंसारी के चरणों में लौटता है, और शाम को ये मेला लगा के आइए मुफ्त पाइए। तो ये समाजवादी पार्टी को लोग खूब समझ चुके हैं। इनकी सरकार में इटावा, मैनपुरी, रामपुर, कन्नौज, आजम खान, सिर्फ 5 जिलों में बिजली मिलती थी, बाकी जिलों में 5 घंटा 4 घंटा सड़कों पर लोग उतरते थे, पावर स्टेशन फूंक देते थे, जला देते थे। साहब क्यों? गर्मियों में बिजली कटती थी, तमाम जगहों पे आगजनी होती थी। तो अब ये लेकर आए नया फॉर्मूला। लेट मी फिनिश। ये दूसरी बात कह रहे हैं नौकरी। अरे भैया, नौकरी उत्तर प्रदेश में जब कोई नौकरी की बात करता है तो लोगों को अनिल यादव याद आता है, जो तराजू पर लेकर नौकरी बेचता था। इधर 9 लाख पे 1 लाख और चढ़ा दो 10 लाख तो एसडीएम बना दिए जाओगे, 8 लाख दे दोगे तो डिप्टी एसपी बना दिए जाओगे, 5 लाख दोगे लेखपाल बना दिए जाओगे। तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने नौकरियां जैसे बेची हैं, उसके बावजूद 5 साल में 2.5 लाख नौकरी दे पाए। योगी जी 4.5 साल में 5 लाख नौकरी दे चुके हैं, 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार दे चुके हैं। ओके शलभ, एक छोटा सा सवाल है मेरा, बड़ा मासूम सा सवाल है शलभ, मेरा बहुत मासूम सा। अभी आप जुड़े नहीं थे, उससे पहले हम यही डिबेट कर रहे थे। भाई आपकी सरकारें हर राज्य में, यूपी में भी, केंद्र में भी, सब जगह कुछ ना कुछ फ्री दे रही होती हैं, देती है ना, सब देते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, क्या दिक्कत है? भाई आप ही के उत्तराखंड में देख लीजिए, नए सीएम ने कह दिया, जब से अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया है, वो भी कह रहे हैं हम भी दे देंगे। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 300 नहीं 700 यूनिट की बात करें, लेकिन हम ये तो बताएंगे ना कि उत्तर प्रदेश में 5 घंटा बिजली आती थी, लखनऊ में, नोएडा में, गाजियाबाद में। इनके मुख्यमंत्री नोएडा नहीं जाते थे। आप इनसे पूछे नोएडा क्यों नहीं गए? ये नोएडा एक बार भी उन्होंने दौरा किया, बता दिए क्यों? क्योंकि कुर्सी चली जाएगी। नोएडा इस डर से ना मायावती जी गई, ना अखिलेश जी गए। ओके आशुतोष, इसके बाद आऊंगा अनुराग। अपने काम का आशुतोष, 2 सवाल है मेरे, एक पहले रह गया था। एक सवाल ये था, ये जो आतंकियों को की गिरफ्तारी हुई है, इस पर अखिलेश और मायावती इन्होंने बयान तो दे दिए, लेकिन इस पर बोलने से बचते हैं, ऐसा क्यों है आशुतोष? क्या एक ये हिचक होती है कि हिंदू वोट नाराज हो जाएगा? नहीं, मानक, मैं अखिलेश और मायावती को मुझे लगता है कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था, और इस तरीके का प्री जज करना और इस तरीके से एक समाज विशेष के अंदर सुरक्षा का भाव पैदा करना, यह बात भी ठीक नहीं है। हाँ। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आतंकवाद जैसे मसले पर किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए था। हाँ, मैं जरूर 2 बातें जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, आज आपकी डिबेट से एक चीज बहुत स्पष्ट तौर पर बाहर निकली। हाँ। आने वाले विधानसभा के चुनाव में 2 ही चीजों पर बातचीत होगी। एक जो बातचीत होगी वो मुसलमान के ऊपर बातचीत होगी, और दूसरी नौकरी और रोजगार के ऊपर बातचीत होगी। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि नौकरी पे बातचीत ना हो, कोविड पे बातचीत ना हो, गंगा में जो 1000 लाशें मिली उस पर कोई बातचीत ना हो, ऑक्सीजन से जो लोग मरे उस पर बातचीत ना हो, बेड ना उस पर बातचीत ना हो, और किस तरीके से दिक्कत पैदा हो उस पर बातचीत ना हो। और दूसरी तरफ उनकी, और उसके लिए वो आतंकवाद भी आएगा, उसमें इस्लाम भी आएगा, उसमें मुसलमान भी आएगा, वो सारी चीजें होंगी, जनसंख्या सब कुछ आएगा। तो ये आज की बात से ये डिबेट निकल नहीं आशु, एक सेकंड, आपसे आशुतोष, एक सेकंड, संगीत रागी, एक सेकंड, अरे रुकिए, संगीत रागी फुल टॉस मिली है, छक्का मारने दीजिए भाई, बहुत देर बाद फुल टॉस आई है। आशुतोष, आपसे मैं असहमत हूं। बहुत सीधी सी बात है। देखिए, ये जो डिबेट है, ये डिबेट बीजेपी ने नहीं शुरू की है, ये डिबेट अखिलेश यादव ने शुरू की है, ये कहकर कि मुझे यूपी पुलिस पर और बीजेपी पर भरोसा नहीं है। ये मायावती ने शुरू की है, ये कहकर कि लोगों को भरोसा नहीं होता, इसीलिए इस पर डिबेट हो रही है। इस पर डिबेट बीजेपी की वजह से नहीं हो रही है। मानक, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी है कि अपने पिच पर अखिलेश और मायावती को लेके आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी है। आज की तारीख में अखिलेश यादव मायावती को अगर पॉलिटिकली शार्प होते तो इस पर रिएक्ट ही नहीं करते। आप रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप उनके पिच पे आके खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उनके पिच है। शलभ मणि त्रिपाठी, आपके वैसे तो चेले हैं, लेकिन अभी उंगली उठा रहे थे। शलभ अभी वैसे तो चेले हैं, उंगली उठा रहे थे, आपका जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ शलभ, बोलिए। नहीं, देखिए, आशुतोष जी मुझसे बड़े हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक कहूंगा, इन्होंने कहा कोविड, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, और मैं आज का आंकड़ा बता रहा हूं,
हमारे आशुतोष जी को मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, पर जिस तरह की विचारधारा को लेकर इनको प्रसन्नता होती है, इनके केरल में आज कितने केस आए? 12,500 केस आए। आप बाकी राज्यों में देख ले कितने केस आए। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ का राज्य है, कितने केस आए? 96। तो ये तमाम जो उत्तर प्रदेश को लेकर फर्जी फैलाया गया 2017 के पहले अखिलेश जी के जमाने की गंगा की घाटों की तस्वीरें दिखाकर, जिस पर तमाम सारे में मुकदमा हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक छूट नहीं पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ के आए हैं। तो ये तमाम जो झूठ है उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि एक योगी, एक कर्म योगी किस तरह उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता की सेवा करते हैं, अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को अच्छा शलभ, आज तो ऑस्ट्रेलिया के एक एमपी हैं क्रेग केली, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरह से आइवरमेक्टिन बांटी यूपी में योगी आदित्यनाथ ने, अब ऑस्ट्रेलिया का जो नेतृत्व है योगी को संभाल लेना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हालात खराब हो रहे हैं। वो लोन पर मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को हमें लोन पर दे दो। लेकिन दुखद ये है कि हमारे तमाम जो वरिष्ठ हैं, जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ की पूरी सुख सुविधा भोगते हैं, उनको उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी से सिर्फ इस बात को लेकर तकलीफ है कि वो भगवा पहनते हैं। योगी जी भगवा पहनते हैं, इसलिए नफरत के पात्र हैं। भले वो 18 घंटे काम करते रहे, भले वो 25 करोड़ की जनता की सेवा करते हुए केवल नहीं, आशुतोष ये कह रहे हैं कि आप नहीं, आशुतोष को दिक्कत नहीं है योगी जी से। वो ये कह रहे हैं कि आप चाहते ही नहीं कि रोजगार पर और फ्री बिजली पर और इन मुद्दों पर बहस हो, आप चाहते हैं कि मुसलमान पर बहस हो। नहीं मानक, हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं अखिलेश जी ने चुनावी वर्ष में खरीदा था 2016-17 में, 7 लाख मीट्रिक टन। आज चुनावी वर्ष फिर आ गया है, 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं योगी जी खरीद चुके हैं किसानों का। किसकी जेब में पैसा गया? दोनों सरकारों ने मिलकर जो गन्ना किसानों को भुगतान किया है वो हम 4.5 साल में कर चुके हैं। आप पता कर लिए। आशुतोष, उसके बाद संगीत जेब में पैसा गया, फिर आप कहते कोई काम नहीं हुआ। आशुतोष, आपको दिक्कत है? आशुतोष वो कह रहे हैं योगी जी से, क्योंकि वो भगवा मैंने 2 बातें कही थी। मैंने पहली बात ये कही थी कि आने वाले चुनाव की पिच तैयार हो रही है। अगर अखिलेश यादव, मायावती अगर भारतीय जनता पार्टी के पिच पर आकर खेलना पसंद करेंगे तो उनकी जमानत जब्त होनी बाकी है और 0 से ज्यादा रन नहीं बना पाएंगे, तय मान लीजिए आप। अगर रोजगार की पिच पर भारतीय जनता पार्टी को लाने में कामयाब रहे तो बीजेपी को बहुत दिक्कत इस चुनाव में आने वाली है। जहां तक मैं संगीत रागी जी के बारे में बात करना चाहता हूं, कृपया उनके नाम के आगे प्रोफेसर मत लिखा करिए, वहां लिखा करिए प्रवक्ता आरएसएस। अरे भाई प्रोफेसर हैं वो, कमाल कर रहे हैं आप। प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर ही लिखा जाएगा। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शलभमणि त्रिपाठी, संगीत रागी, आशुतोष, बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया और शोएब जमई का भी बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी।